नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर चिंता व्यक्त करते हुए आयुष मंत्रालय की अधिसूचना पर रोक लगा दी। एनजीटी ने खराब अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 4 शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन केंद्रों ने समुचित कामकाज के लिए स्वायत्तता की मांग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR पोर्टल लॉन्च किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित किया। बाल विवाह प्रतिषेध हेतु हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और संबंधित अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इससे पहले जून 2024 में एक केंद्रीय विधेयक बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में निष्प्रभावी हो गया था। इसका उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की आयु में एक रूपता लाना था। 2021 का यह विधेयक जया जेटली समिति की सिफारिशों पर आधारित था। सबसे पहले महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाने के लाभ जानते हैं। पहला है लैंगिक समानता का संवैधानिक अधिदेश सुनिश्चित करना। इसमें पुरुषों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष है। महिलाओं की आयु बढ़ाने से उनके लिए शिक्षा आदि के अवसर बढ़ेंगे। दूसरा है प्रजनन स्वास्थ्य। मातृ मृत्यु दर में कमी लाकर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। किशोरावस्था में गर्भधारण में कमी आएगी आदि। महिला सशक्तिकरण से बेहतर शिक्षा के साथ साथ रोजगार संबंधी अवसर भी प्राप्त होंगे। ये सतत विकास लक्ष्य SDG 5 और SDG 10 को हासिल करने में भी सहायक होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SDG 5 लैंगिक समानता और SDG 10 असमानताओं में कमी से संबंधित है। महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाने के लाभ के साथ साथ कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं, जैसे कि अवैधानिक विवाह के जनसंख्या के एक हिस्से को गैर संस्थागत विवाहों के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे हाशिए पर स्थित उन समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जिनमें कम आयु में विवाह करने का प्रचलन अधिक है। माता पिता द्वारा इस अधिनियम का दुरुपयोग भी एक चिंता का विषय है। यह बेटी की पसंद को नियंत्रित करने, बेटे को अधिक वरीयता देने या कन्या भ्रूण हत्या का कारण भी बन सकता है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक मानदंडों का समाधान नहीं करता है। अन्य उठाए जाने वाले कदमों पर गौर करें तो स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने चाहिए आदि। अंत में भारत में विवाह की आयु से संबंधित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 यानी शारदा अधिनियम, इसके तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। दूसरा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए 1929 के अधिनियम की जगह ली है। इसके तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर चिंता व्यक्त करते हुए आयुष मंत्रालय की अधिसूचना पर रोक लगा दी। यह निर्णय असल में चल रहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य मामले 2022 का हिस्सा था। आयुष मंत्रालय की इस अधिसूचना में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 को हटा दिया गया था। ये नियम आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाता है। इससे पहले मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन दाताओं द्वारा स्वघोषणा जैसे प्रावधानों सहित भ्रामक विज्ञापनों को हतोत्साहित करने के लिए आदेश जारी किए थे। भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित ऐसा कोई भी दावा है जो उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवा के बारे में गलत जानकारी देता है। चलिए इसी के साथ समझते हैं भ्रामक विज्ञापनों से होने वाली समस्याओं के बारे में। ये उपभोक्ताओं के सूचना और चुनने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। ये उपभोक्ताओं को वित्तीय हानि और मानसिक पीड़ा भी पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचा सकते हैं।
ऐसा विशेष रूप से उन दवाओं या चिकित्सा उपकरणों के भ्रामक विज्ञापन के कारण हो सकता है जिनके प्रभाव के बारे में संदेह है। वहीं एथिकल पर्सपेक्टिव के तौर पर देखें तो पहला है लाभप्रदता बनाम प्रभावकारिता। आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए विज्ञापनों में नैतिक विचारों की अनदेखी कर दी जाती है। दूसरा है पारदर्शिता की कमी। इसमें लाभों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, जोखिमों को ना के बराबर बताना, बिना प्रमाणन वाले दावे करना आदि शामिल है। तीसरा है सामाजिक प्रभाव। विज्ञापित उत्पादों के बारे में लोगों की धारणा पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। और चौथा है लोक विश्वास का उल्लंघन। गलत सूचना उपभोक्ताओं के व्यवहार और सचेत निर्णय लेने को प्रभावित करती है। वहीं इस ओर कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि स्वघोषणा के माध्यम से पूर्ण प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रभावी विनियामक निरीक्षण और कानून का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आखिर में भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन के रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2022 जारी किए हैं। ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने GAMA यानी भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। तीसरी पहल है औषधि और चमत्कारिक उपचार आक्षेपणीय विज्ञापन अधिनियम 1954। यह चमत्कारिक गुणों वाले कथित उपचारों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है। तो अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। NGT ने खराब अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने लिगेसी वेस्ट और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण पंजाब सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के पास जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। आपको बता दें, लिगेसी वेस्ट वर्षों से जमा ठोस अपशिष्ट होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की। यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह एक विशेषीकृत न्यायिक संस्था है। इसे पर्यावरणीय विवादों से जुड़े अलग अलग मुद्दों के निपटान के लिए विशेषज्ञता हासिल है। इसका कार्य पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरण से संबद्ध किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित मामलों में प्रभावी एवं शीघ्र उपाय प्रदान करना है। आपको बता दें, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर आदेश या निर्णय देता है। इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अब एक नजर डालते हैं कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट MSW प्रबंधन का मौजूदा ढांचा क्या है। 1986 में बनाए गए पर्यावरण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने का कार्य शहरी स्थानीय निकायों का है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी SWM नियम 2016 के तहत ULBs के लिए अपशिष्ट संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियां हैं। अपशिष्ट को लेकर जनता सचेत व जागरूक नहीं है। साथ ही स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण ठीक से नहीं किया जाता है। रणनीतिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट MSW प्रबंधन योजनाओं की कमी है और योग्य अपशिष्ट प्रबंधन पेशेवरों की उपलब्धता सीमित है। नगर निगम निकायों के पास बजट की कमी है। शहरों के पास संगठन यानी कंपोजिशन और मात्रा के संदर्भ में अपशिष्ट उत्पत्ति पर डेटा अब भी उपलब्ध नहीं है। अब सवाल उठता है कि आगे की राह क्या है। अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपयोग करके मूल्य प्राप्ति, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग, उपयोगी वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी और पुनः उपयोग यानी रीयूज में वृद्धि करके चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर देना चाहिए। साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन को विनियमित करने के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र प्राधिकरण की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों को हितधारकों के रूप में मानते हुए दीर्घकालिक अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। 4 शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन केंद्रों ने समुचित कामकाज के लिए स्वायत्तता की मांग की।
भारत में अभी तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इन भाषाओं में 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषा तमिल को केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान CICT नामक एक स्वायत्त संस्थान बढ़ावा देता है। शास्त्रीय भाषा संस्कृत को 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बढ़ावा दे रहे हैं और इनके अलावा बाकी 4 क्लासिकल लैंग्वेजेस यानी तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। हालांकि ये केंद्र केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL मैसूरू के तहत कार्य करते हैं। इन्हीं 4 शास्त्रीय भाषाओं के केंद्रों ने स्वायत्तता की मांग की है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्वायत्तता की मांग क्यों की जा रही है। पहला है वित्तीय निर्भरता। इन 4 शास्त्रीय भाषा संवर्धन केंद्रों को किसी भी कार्यक्रम या आयोजन के लिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान से वित्तीय मंजूरी लेनी होती है। दूसरा है अधिक रिक्तियां। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में स्थित शास्त्रीय तेलुगु अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र में स्वीकृत 36 पदों में से केवल 12 पदों पर कर्मचारी नियुक्त हैं। तीसरा है एक समान वित्त पोषण का नहीं होना। 2017 से 18 और 2019 से 20 के बीच केंद्र सरकार ने संस्कृत के प्रचार प्रसार पर 643.84 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि अन्य 5 शास्त्रीय भारतीय भाषाओं पर केवल 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। चलिए इसी के साथ शास्त्रीय भाषाओं के दर्जा प्राप्त करने से होने वाले लाभों के बारे में जानते हैं। शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों को 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। शास्त्रीय भाषाओं में पढ़ाई के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC से शास्त्रीय भाषाओं के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुछ निश्चित संख्या में पेशेवर पीठ स्थापित करने का अनुरोध भी किया जाता है। खबर के आखिर में क्लासिकल लैंग्वेजेस घोषित करने के लिए लागू किए गए मानदंडों को समझते हैं। संबंधित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ काफी प्राचीन होने चाहिए या उस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों का लिखित इतिहास होना चाहिए। उस भाषा में प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए जिसे बहुमूल्य धरोहर माना जाता हो। साथ ही उस भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए, और साथ ही शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा साहित्य से अलग होना चाहिए। हालांकि शास्त्रीय भाषा और साहित्य के बाद के रूपों या शाखाओं में निरंतरता नहीं भी हो सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR पोर्टल लॉन्च किया। आपको बता दें, नेशनल मेडिकल रजिस्टर यानी NMR पोर्टल भारत में सभी एलोपैथिक पंजीकृत चिकित्सकों के लिए एक व्यापक डेटाबेस होगा। अब नेशनल मेडिकल रजिस्टर है क्या, ये जानते हैं। इसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC अधिनियम 2019 की धारा 31 के तहत अनिवार्य किया गया है। इसमें NMC के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड यानी EMRB के पास एक इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय रजिस्टर रखने का प्रावधान किया गया है। इस रजिस्टर में लाइसेंस प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के नाम, पते और उनकी योग्यता के बारे में जानकारी दर्ज होगी। इसके तहत चिकित्सक की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर को डॉक्टर्स की आधार ID से लिंक किया जाएगा। इतना ही नहीं, यह रजिस्ट्रेशन के सत्यापन में शामिल राज्य चिकित्सा परिषदों SMCs को भी आपस में जोड़ने में सहायता करेगा। नेशनल मेडिकल रजिस्टर के महत्व की बात करें तो यह डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल इकोसिस्टम को मजबूत करेगा, उत्कृष्ट चिकित्सा पेशेवरों तक पारदर्शी तरीके से पहुंच सुनिश्चित करेगा, साथ ही स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में लोगों के विश्वास को मजबूत करेगा आदि। इसके बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC क्या है। ये दरअसल एक वैधानिक संस्था है। इसका गठन 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह किया गया था। इसके उद्देश्यों में गुणवत्तापूर्ण और वहनीय चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति में मदद करना, पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, समय समय पर पारदर्शी तरीके से चिकित्सा संस्थानों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना आदि शामिल है। अंत में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कार्यों पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा पेशेवरों के लिए नीतियां बनाना एवं उनका विनियमन करना, निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के लिए शुल्क निर्धारण हेतु दिशा निर्देश तैयार करना, स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं का आकलन करना और उन्हें पूरा करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना आदि इसके कार्य हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है। लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है ताकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाया जा सके। 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अनुभव पुरस्कार पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस गठबंधन के माध्यम से इजराइल पर हमला कर सकता है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान के नेतृत्व में स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूहों का एक नेटवर्क है। इनका इतिहास 1979 की ईरानी क्रांति से जुड़ा हुआ है। आरबीआई ने कहा है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG क्षेत्र में ग्रीन शूट्स की भूमिका निभा रही है। ग्रीन शूट्स ऐसे संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि कोई अर्थव्यवस्था या क्षेत्र आर्थिक मंदी के बाद आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है। हाल ही में नियमों में बदलाव के बाद भारत का पहला अतिरिक्त टियर 1 यानी AT1 परपेचुअल बॉन्ड जारी किया गया। नियमों में बदलाव परपेचुअल बॉन्ड को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए गए थे। सौर ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सोलर पैराबोलॉइड प्रौद्योगिकी को अग्रणी प्रौद्योगिकी के रूप में देखा जा रहा है। यह संकेंद्रित सौर ऊर्जा CAP का एक उन्नत रूप है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने दक्षिण पश्चिम प्रशांत में जलवायु की स्थिति 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत महासागर के जलस्तर में वृद्धि वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तीव्र है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने CDT का उपयोग करके SARS-CoV-2 यानी SARS-CoV-2 के खिलाफ एक निडल फ्री इंट्रानेजल बूस्टर वैक्सीन विकसित की है। इस काम में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड का सहयोग किया है। भारत बायोटेक ने हिलचोल नाम से अपनी ओरल कोलेरा वैक्सीन यानी OCV लॉन्च की है। हिलचोल एक निष्क्रिय सिंगल स्ट्रेन ओरल वैक्सीन है। यह वैक्सीन 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।